वेलकम बैक। और मेरे साथ अब मौजूद है औरंगजेब मुबशर साहब। ये इंटरनेशनल टेंट पेगर हैं और हॉर्स आर्चर हैं और वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। 2 कैनेडियन नेशनल टीम्स इन्होंने बनाई। उसके बाद अभी ये टर्की से वापस आए हैं जहां पर ये वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने 3000 एथलीट्स में हिस्सा लिया। 35 ममालिक से वो 3000 एथलीट्स थे। टेंट पैकिंग और माउंटेड आर्चरी के हवाले से ये कनाडा को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में। एक एनजीओ भी इन्होंने बना रखी है रिहेबिलिटेशन ऑफ फोर्सेस की, जो कि 2013 से है। सो वेलकम टू द शो सर। सो पहले तो मुझे बताइएगा, आप पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करके खेलते हैं, कनाडा से खेलते हैं, कैसे ये सिलसिला चलता है? ये जी एक बड़ी लंबी दास्तान है और ये दास्तान जो है ये शुरू होती है वो आज से 4 साल पहले। तो मैं क्योंकि बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ इक्वाइन स्पोर्ट्स से, तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने 19 साल की उम्र में प्रोफेशनली जब मैंने ये काम शुरू किया तो ऑब्वियसली विद एज पैशन भी बढ़ता रहा और हमेशा से दिल में ख्वाहिश रही कि कभी वो वक्त आएगा कि मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल फोरम पे करूँगा। अच्छा। तो ऐसे हुआ कि 4 साल पहले जब मैंने माउंटेड आर्चरी शुरू की, उससे पहले तो मैं नेज़ाबाजी करता था, तो जब मैंने माउंटेड आर्चरी शुरू की तो वही टाइम था जब मैं पाकिस्तान से कनाडा मूव हुआ था। तो बस प्रैक्टिस शुरू की और बस हमेशा से यही था कि क्योंकि एक ऐसी स्पोर्ट है जो अभी ग्लोबली इतनी ज़्यादा जिसको पज़ीराई नहीं मिल रही है, तो हर मुल्क जो है वो अपनी टीम बना रहा है, तो मैंने सोचा कि चलें ये एक ऐसा है प्लेटफॉर्म कि जहाँ से मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। तो हुआ ये कि मैं क्योंकि कनाडा में था, मेरे ट्रेनर भी वहीं पे थे, मेरे कोचेस भी वहीं पे थे, तो मैंने उनसे जब बात की कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यू डू क्वालिफाई, क्योंकि जितने भी हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं तुम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो अगर तुम कनाडा को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, जो हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इफ़ यू वांट तो ज़रूर हम तुम्हें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लो। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ ये उसमें कि मैंने फिर एक एप्लीकेशन लिखी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, तो मुझे ना कोई खातर ख़ास जवाब नहीं मिला। तो ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक होता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए और फिर आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। तो एक और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी टर्की में, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया और दूसरी दफ़ा भी रिजेक्शन। तो जो मेरे ट्रेनर और मेरे कोच और जो कैनेडियन फेडरेशन ऑफ माउंटेड आर्चरी के प्रेसिडेंट हैं, वो जब मुझे देखते थे इतनी मेहनत करते हुए, तो ऑब्वियसली वो एक ना उनकी जो स्माइल होती थी वो बड़ी अजीब सी होती थी, जो मुझे देख के तो तकलीफ़ होती थी कि यार ये क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। बट इवेंचुअली ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, हाउ अबाउट यू गो एंड रिप्रेजेंट कनाडा। तो मैंने कहा ठीक है, व्हाई नॉट। तो बस इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ, फिर उसमें मेरी रैंकिंग अच्छी आ गई, फिर उन्होंने मुझे दूसरे इवेंट के लिए भेज दिया, फिर तीसरे इवेंट के लिए भेज दिया। सो इसी तरह ये सिलसिला चल पड़ा और पाकिस्तान की बजाय मैं कनाडा को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गया। तो दिल तो करता होगा कि जब इतने मुकाबले हों कि पाकिस्तान को किसी तरह रिप्रेजेंट किया जाए, कनाडा को ना किया जाए। बहुत दिल करता है और इसीलिए शायद आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ भी हूँ, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे मुल्क के, उनको मैं शायद आपके चैनल से ही ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। क्रिकेट को आप मेन स्ट्रीम स्पोर्ट ज़रूर रखें, लेकिन जो लोग बाकी के लोग जो मेहनत करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं मेहनत और वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा हाथ रखें, उनके सर पे हाथ रखें। मेरे केस में मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने इनको ये भी कहा था कि मुझे आपसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे खर्च करके जाता हूँ, सारा कुछ मेरा अपना होगा, मुझे सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन दे दें। क्योंकि जब मैं चैम्पियनशिप्स पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जब नज़र नहीं आता तो मुझे बहुत दुख होता है। और इसकी एक जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि मैं अभी टर्की में था, जहाँ पे वर्ल्ड नोमैड गेम्स हो रही थी, तो 36 कंट्रीज से तकरीबन 3000 एथलीट्स आए हुए थे। और वहाँ पे जब मैंने देखा तो ओलंपिक सिटी जो बना हुआ था उसके अंदर हर कंट्री का झंडा था सिवाय पाकिस्तान। तो वो भी फिर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा खाती रही 5-6 दिन जब मैं वहाँ पे रहा। तो वहीं पे मैंने सोचा कि अब जो है ना
थोड़ी सी और मेहनत की जाए, तो व्हाई नॉट गो एंड मीट द अथॉरिटीज़ माई सेल्फ। और पाकिस्तान आने की वजह भी यही बनी कि कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड से मेरी मुलाकात है। आई नीड टू टेबल माई रिक्वेस्ट, उनके सामने बैठ कर उनको समझाना चाह रहा हूँ कि जी कुछ तो करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा जी कि मेरे टिकट दे दें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी मुझे ट्रेनिंग के पैसे दे दें, सब कुछ मैं करता हूँ, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का झंडा जो है ना वो इधर लगा के तो नाम बड़ी रखूँ। अच्छी बात है। तो सर आपको एक्चुअली अब आप जो कि कर रहे हैं ये सब काम और चाहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन हो, तो कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे? इश्यूज़ तो जी बहुत ज़्यादा हैं, जितने कहे मतलब जितने सुनाए जाएं, जितने कहे जाएं कम हैं। अपेरेंटली जो प्राइमरी रीज़न है कोई ऐसा सिस्टम ना होने का, वो सिस्टम इटसेल्फ है, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स नहीं हैं। एक ऐसा ही मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ना तफसील देता हूँ इस चीज़ की, आपके सवाल की, कि एक इवेंट था जिसमें आर्चर्स इनवाइटेड थे, ग्राउंड आर्चर्स, और को मेरे ख्याल से 20 मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क, अपने मतलब 20 मुल्कों के प्लेयर्स अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप यकीन करें कि मुझे यहाँ से कॉल गई कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भी जा रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं चला गया, मैंने कहा जाके अपनी टीम को मिलते हैं, उनको बैकअप करते हैं, उनसे मिलते हैं, चाय पे लेके जाएंगे उनको। तो और मैं स्पेशली उस इवेंट के लिए ट्रैवल करके गया कनाडा से, और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम तो है बट पाकिस्तान का प्लेयर कोई नहीं है। और एक और ख़बर जो मेरे तक आई कि जो एक ऑफिस बेरर हैं वो इवेंट ख़त्म होने के बाद वहाँ पे पहुँचे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे सिस्टम का लूप होल है, पता नहीं कहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये तब तक कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेगा। हमारे मुल्क में ये मसला है जी कि अगर 4 लोग एक्सपोर्ट करते हैं और वो क्लब बनाते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे 15 और खड़े हो जाते हैं कि जी हम भी ये करेंगे, हम भी ये करेंगे। पाकिस्तान में एक और कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा जी कि मैं पहला, मैं पहला, मैं पहला। ये जो पहले की जो दौड़ है ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं ना वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पे रह जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। पहला तो जी हो गया, मैं आई डोंट कंसिडर बीइंग द फर्स्ट वन और बीइंग द सेकंड वन। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन हु रिप्रेजेंट्स कैनेडा ऑन द ग्लोबल लेवल, ठीक है। और उसकी वजह मेरे अपने मुल्क के लूप होल्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उन लूप होल्स को एड्रेस किया जाए। और अभी मैं और 2 लड़के और हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में एक ही प्रोफेशनल माउंटेड आर्चरी ट्रैक है, एक क्लब है, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने एक कंसोर्शियम बनाया है, और हमारा कंसोर्शियम का मकसद है कि हमने डिपार्टमेंट्स में जाना और उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी है कि आप एटलीस्ट, हमें बाकी स्पोर्ट्स का तो नहीं पता, बट एटलीस्ट इस स्पोर्ट को आप सेंट्रलाइज कर दें, कोई एक गवर्निंग अथॉरिटी बना दें जो इसको इसके सारे पहलुओं को देखे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो इससे ज़्यादा तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता जी। अच्छा, टेंट पेगिंग की अगर बात की जाए तो ये तो हमारे देहातों से शुरू होता है और बड़ा बुनियादी, मतलब अगर आप देखें तो जब वो सीजन्स हमारे आते हैं, गंदम कटाई के आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, हॉर्स एंड कैटल शो रहा है, तो ये तो वो बुनियादी चीज़ें तो हो रही है। सो जब हो रही है तो फिर क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही? अच्छा, टेंट पेगिंग की रिप्रेजेंटेशन बहुत है, ठीक है। क्यों? उसके लिए इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके लिए हमारे पास टीम्स भी बहुत सॉलिड हैं। इस वक्त रजिस्टर्ड सवार पाकिस्तान में तकरीबन 4,500 के करीब है, शायद 6,000 होंगे, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है। हर साल ट्रायल्स होते हैं, इंटरनेशनल टीम बनती है वहाँ से, और वो इंटरनेशनल टीम जो है वो जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करती है इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो टेंट पेगिंग जो है ना वो उसकी ऑलरेडी बेस बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, और शायद वो भी इसीलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स जो है ना वो गवर्न करते हैं उसको, इट्स देयर बेबी।
तो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली रन बाय पंजाब रेंजर्स, तो इसीलिए वहाँ पे सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। हर साल इवेंट्स होते हैं, उसकी कवरेज भी होती है। बट माउंटेड आर्चरी कंपैरेटिवली क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल अभी पैदा हुई है, तो उसको शायद अभी वो कुछ समझते नहीं है, उसका कोई लेवल नहीं समझते। और यही वजह है कि मुझे अफसोस भी होता है कि बैठे हुए हैं हम जैसे भी कोई दो चार, तो हमारी भी सुन लें। आर्चरी के हवाले से बताएगा, इसमें कितना काम हो रहा है पाकिस्तान में? आर्चरी के हवाले से पाकिस्तान में जी कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। हमारे पास कोई दो प्लेयर्स हैं और मेरे अलावा। मैं क्योंकि पाकिस्तान से खेलता ही नहीं हूँ, मौका नहीं मिला, इसीलिए इसी कोशिश के लिए इधर आया हूँ। तो जो दो हैं उनमें से भी एक जो है उस बेचारे ने मैं बेचारा ही कहूँगा, ही इज़ दी ओनली बो मेकर इन पाकिस्तान। वो बोज बनाता है बहुत अच्छी, वो अपने एरोस बनाता है। और उसने बहुत कोशिश की कि किसी ना किसी इंटरनेशनल इवेंट में वो चला जाए। आप यकीन करें कि उसने अपना एक प्लॉट बेच दिया इस काम के लिए। उसने टिकट ख़रीद ली क्योंकि उसको इनविटेशन आया हुआ था, और उसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो भी थी उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या पाकिस्तान का नेशनल प्लेयर नहीं मिला, तो उसके बेचारे के पैसे भी रह गए। अब आप सोचें कि जब, और वो बहुत अच्छा आर्चर है, ठीक है, तो जब आप ये देखें कि जब इस तरह के लोगों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा तो उनकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। एक और आर्चर भी हैं हमारे पास, उन्होंने भी कोई एक आध दफ़ा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल फोरम पे की है। ही इज़ ऑल्सो गुड बट ही डजंट हैव अ कमर्शियल क्लब, ठीक है। तो कमर्शियल क्लब जो है हमारा वो एक ही है वेलेंशिया टाउन में, मरीनर्स सैडल क्लब के नाम से हम ऑपरेट करते हैं। और मतलब हर किस्म का वहाँ पे हम शो जंपिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लब के प्रेसिडेंट हैं ही इज़ रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल हॉर्स शो जंपिंग जज, तो वो उसको रन कर रहे हैं। फोकस उनका जो है वो जनरल हॉर्स राइडिंग स्किल्स के ऊपर है, नेज़ाबाजी पे है, बहुत ज़्यादा शो जंपिंग के ऊपर है। और अब हमने वहाँ पे आर्चरी का ट्रैक, माउंटेड आर्चरी का ट्रैक भी बना लिया है। तो इस सिलसिले में उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एटलीस्ट चलें, वो जो हैं इस काम के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली हम 4-5 लोग हैं। मैंने सुना था एक लड़की भी है पाकिस्तान में, वो आर्चरी, माउंटेड आर्चरी कर रही है, तो सुन के अच्छा लगता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि हम 3 लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो 2 लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, पता नहीं इकट्ठे चल रहे हैं, बिकॉज आई डोंट रियली नो। बट मेरा जो दिल करता है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, ठीक है, 4-5 लोग हैं, एक बड़ी सॉलिड टीम बनती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? और ये ऐसा ना होने की वजह ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में इसकी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। गवर्निंग अथॉरिटी हो, कोई बॉडी हो जो हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उसको हमें पता हो कि हमारा फोकस क्या है, हमारा टारगेट क्या है। भले हमें पैसे ना दें, मैंने तो आज तक कभी पैसे मांगे नहीं, ना अरशक, हाँ जी, ना अरशक ने मांगे थे, ठीक है। तो अली भी अपने खर्चे पे जाते हैं, ठीक है, उनको जजिंग का नेशनल ब्लेजर मिला हुआ है, बट वो भी या उनको इनवाइट किया जाता है या वो अपने एक्सपेंस पे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये फिर डीमोटिवेट करती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हॉर्सेस के लिए खोला है, वो क्या है, क्या एनजीओ है ये? अच्छा, एनजीओ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ब्रुक्स के नाम से एक एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ, हमेशा से काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है। और उनका सेटअप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया हुआ है और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, मतलब इट्स एन आइडियल सेटअप। बट और वो देहातों में, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब घोड़े जो रह गए हैं या गधे रह गए हैं, वो देहातों में ही रह गए हैं, तो या आउटसाइड द सिटीज़, मेन सिटीज़ रह गए हैं। तो उनका काम ये था कि उन्होंने जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनमें पेनिट्रेट करके, तो जितने भी इक्वाइंस हैं या इक्वाइन कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उनका ख्याल रखना है, उनकी मेडिकेशन और जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो करना है। बट जब मैं पाकिस्तान वापस आया, क्योंकि मेरी पढ़ाई कनाडा से ही हुई है, तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने देखा कि जिस एरिया में मुझे वाले साहब ने जगह दी कि तुम यहाँ पे अपना घर वगैरह बना लो, तो हमारे पास कुछ थोड़ा सा रकबा भी है वहाँ पे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों को बहुत इश्यूज़ होते हैं। डोंकी कार्ट्स मैंने देखा कि खाली खड़ी हुई हैं घरों के बाहर। पूछा तो कहा जी गधा नहीं है, गधा मर गया, या गधा ज़ख्मी है, चल नहीं सकता। घोड़ों वाले जो थे वो लोहे का मतलब सरिया लोड करके
कार्ट्स के ऊपर घोड़ों के आगे घोड़े लगा के लेके जा रहे हैं, घोड़ों को रेस्ट नहीं मिल रहा, मतलब एग्जर्ट हुए हैं घोड़े, ज़ख्मी हुए हैं। अगर ज़ख्मी हुए हैं तो क्योंकि इलाज के पैसे नहीं हैं उनके पास, तो उन्होंने घोड़ों को अबैंडन कर दिया। वो कभी किसी के घर में घुस रहा है, कभी किसी के खेत में घुस रहा है, कभी सड़क पे घुस रहा है, सड़क पे चल रहा है। तो मैंने एक बड़े ही मेरे प्यारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके साथ मिलके तो मैंने ये एनजीओ रजिस्टर की थी। और जितने साल मैं पाकिस्तान में रहा, अभी भी एक्टिव है, बट जब मैं पाकिस्तान में था तब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो मेरे पास फंडिंग तो कहीं से आती नहीं थी, तो सैलरी का एक हिस्सा मैंने हर महीने डेडिकेट किया हुआ था इस काम के लिए। तो डॉक्टर साहब जो थे वो भी कुछ अमाउंट जमा करते थे। अगर कभी कोई आ जाता था, पैसे दे जाता था, तो हम कहते थे ठीक है, अगर नहीं आता तो हम कहते थे कोई ऐसा मसला नहीं। तो उससे ये होता था कि हम जितने भी मेरे इलाके में I'd say about 4 किलोमीटर रेडियस में जितने भी इस तरह अबैंडन एनिमल्स थे या जो ज़ख्मी जानवर थे, उनको इकट्ठा करके हम ले आते थे, उनको हम रिहैब करते थे। रिहैब करके So it's not related to the horses? No, it is actually. It's horses and donkeys. अच्छा, horses. As mules as well. खच्चर भी। तो यही कैटेगरी, मतलब जो है ना फैमिली ऑफ इक्वाइन्स जिसको आप बोलते हैं। तो हम उनको इकट्ठा करके ले आते थे। वैन मैंने एक रखी हुई थी, एक शाज़ो रखा हुआ था, तो उनको हम ट्रीट करते थे। जो जानवर ट्रीटमेंट के बाद दोबारा कार्ट पुलिंग की तरफ जा सकता था, उसको हम वापस उसके ओनर को देते थे। और अगर उसके पास कार्ट नहीं होती थी तो हम कार्ट भी देते साथ उसको। और उसके साथ ये होता है कि चलें उसका रोज़गार चल पड़ता है। बट उसमें यह है कि हम फॉलोअप रखते हैं, बहुत ज़रूरी, वीकली फॉलोअप्स और मंथली फॉलोअप्स, कि अगर कोई और इशू आ रहा है उसको जानवर को, तो हम उसको मालिक को ये कहते थे कि अब अगर ये जानवर ठीक ना रहा, क्योंकि हम तुम्हें दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं, इलाज भी जानवर का मुफ्त कर रहे हैं, तो हमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर शिकायत आएगी तो हम जानवर वापस ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारी रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेस थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो जो हैं डॉक्टर साहब जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, वो आज भी जाते हैं फैसिलिटी पे, बैठते हैं, काम करते हैं। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि जो हमारा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इस एनजीओ के लिए। तो वो हफ्ते में एक दफ़ा अपनी गाड़ी भेजते थे, क्योंकि एक सेंट्रल जगह बनी हुई थी, लोगों को पता था कि सरकारी गाड़ी आती है, तो वो अपने जानवर ले आते होते थे मेरे पास। So, कितने जानवर हैं इस जगह पर अभी आपके पास? आते जाते रहते हैं जी। एट एनी गिवन पॉइंट हमारे पास 10 से 12 घोड़े, गधे और खच्चर एक टाइम पे होते हैं, जो बिल्कुल भी किसी के काम के नहीं रहते, फिर उन्हें आप टिल डेथ अपने पास रखते हैं? टिल डेथ हमारे पास रहते हैं जी। वो 10 एकड़ ज़मीन बनाई हुई है, उसके अंदर घूमते फिरते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, उनको दाना डाल देते हैं, सफाई सुथराई होती है, उनको नहला भी देते हैं बंदे जो हैं रखे हुए। तो बस ऐसे चल रहा है सिलसिला। काफ़ी नेकी का काम है, बिकॉज अक्सर लोग गधों को और इन्हें छोड़ देते हैं और अडॉप्ट नहीं करते। सो कोई और भी आपके साथ इसमें जुड़ा हुआ है? एक डॉक्टर साहब तो आपने बताया, बट वॉलंटरीली पब्लिक देखती है, आती है? नॉट रियली जी, नॉट रियली, क्योंकि ये काम जो है ये खाली शौक नहीं है जी, ये डेडिकेशन है, पैशन है। और विदाउट डेडिकेशन पैशन ये काम हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से और बड़े चैलेंजेस हैं लोगों के लिए ज़िंदगी में, जो वो फेस कर रहे हैं या जिनको, हाँ जी। तो वो इसीलिए मैंने कभी किसी को ज़ोर भी नहीं दिया। मेरी इतनी हैसियत है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, इतने हर महीने पैसे, अब मैं क्योंकि कनाडा रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ, कि वो एक सिलसिला जो है वो मुसलसल चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, या क्या चाहते हैं कि हो, और अब एम जो आप पूरा करके जाना चाहते हैं? कहना तो मैं यही चाहूँगा जी, जो मैंने पहले बात की है, मैं उसी को रिपीट कर दूँगा कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि कुछ फोकस करें, और अगर वो फोकस नहीं कर सकते तो जो लोग उनको अप्रोच करते हैं, एटलीस्ट उनका आधा काम तो पूरा हो गया ना। ठीक है, एक बंदा जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो खुद आपके पास चल के आ रहा है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है जी कि मेरे पास ये स्किल है, इसको मैं पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे बराए मेहरबानी गाइड मी, हेल्प मी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब आपका। इंडीड प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जिस तरह कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह पाकिस्तान के लिए इनका दिल दुखता है, ये असल में किसी दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ज़रूर इंशाल्लाह करें। सो हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वादी नीलम की अगर बात करें तो इंतहाई खूबसूरत और अगर जन्नत का टुकड़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, सरसब्ज बागात भी हैं, झरने भी हैं, आबशारे भी हैं और एक ऐसी खूबसूरती है जिसे हर कोई जब देखता है तो अशश कर उठता है। और हमारे पास भी ये जन्नत का टुकड़ा मौजूद है आज़ाद कश्मीर की सूरत में, और वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी भी है जहाँ के इस पार भी कश्मीरी हैं, उधर भी कश्मीरी हैं, लेकिन एक हिस्सा काबिज़ किया गया है भारत की जानिब से और दूसरा आज़ाद है पाकिस्तान में। बेशक सरहदें मौजूद हैं लेकिन आज भी दोनों साइडों के जो दिल हैं अवाम के वो जुड़े हुए हैं और